हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी। और बच्चों आप एफएसटी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, एनालाइज करिए और इसके एरर्स को आप एक नोटबुक बना के लिखिए। और उम्मीद करते हैं आप एफएसटी से धीरे धीरे अपनी गलतियों को क्या कर देंगे, एकदम से समाप्त कर देंगे। मिशन एंड नीट 2025 का अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो प्यारे बच्चों, एफएसटी यानी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बायोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 101, द इक्वेशन W1 इक्वल टू W0 e टू द पावर RT, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E। तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल दिखा रहा है, यानी कि बेटा आपका जियोमेट्रिकल फॉर्म में ग्रोथ हो रही है पावर वाइज। और यहाँ पे ई होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम्स। W1 फाइनल साइज है, W0 इनिशियल है, R रेट है, T टाइम है। तो आंसर हो जाएगा 101 का 1। अगर बेटा अरिथमेटिक होता, लीनियर होता, तो उसका इक्वेशन आता लेंथ में अगर लिख दिए तो L एट टाइम T इक्वल टू L0 प्लस RT। ये लीनियर आता है जो y इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन को क्या करता है, प्रूव करता है, यानी लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नॉट मोर देन 6%। तो बहुत भाई ड्रामा लग रहा है आपको। क्यों लग रहा है? क्योंकि भाई पहले कितना एरिया कवर किया था 14%, अब घट के कितना हो गया 6%। लॉस कितने का हुआ 8% का। तो ये बात सही है। ड्रामेटिक लगेगा कि यार नाटकीय ढंग से हो गया, ऐसा क्या। आप अगर देखिए एक डेटा दिया जाता है 2.4% जो लैंड कवर होता है ये इंडिया का है, यानी इंडिया का पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया का कितना 2.4%। तो ऐसे कई इंडिया के बराबर एरिया था, बेचारा घट के इतना हो गया सोयाबीन कल्टीवेशन और ग्रासेस वगैरह उगाने के लिए। इसका कारण कौन था? ह्यूमन। तो एक्सीलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। बिल्कुल सही है, ह्यूमन ही सारे। क्वेश्चन नंबर 103, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। तो बेटा हजारों पौधे टिश्यू कल्चर से यानी सिंगल सेल से बनाना तो माइक्रो लेवल पे है, तो इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। और किस प्रक्रिया के जरिए, बताइए कौन सी पावर के जरिए होता है? तो बोलते हैं टोटीपोटेंसी, यानी एक सिंगल सेल कंप्लीट बॉडी का निर्माण कर सकती है। 103 का हो जाएगा आंसर 1। In cockroach, the opening of the spiracle is regulated by which structure? Hepatic ceca, ostia, sphincter, rectum। तो स्पायरकल की ओपनिंग बेटा स्फिंक्टर के जरिए गार्डेड होती है। स्फिंक्टर में जो भी चीज़ें अंदर भी आ सकती है और बाहर भी जा सकती हैं, यानी स्पायरकल के जरिए एयर इन एंड आउट दोनों हो सकता है। इसके बाद आप स्फिंक्टर जो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे यूरेथ्रल स्फिंक्टर। और बेटा ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक वॉलंटरी कंट्रोल में होता है और एक इनवॉलंटरी यानी मेडुलरी कंट्रोल में होता है। ऐसे और भी स्फिंक्टर होंगे, लेकिन वो हमारे सिलेबस से हट गया है, लेकिन इतना यूरेथ्रल वाला याद रखिएगा। ऑस्टिया बेटा माइन्यूट प्योर्स होते हैं, और ऑस्टिया का नाम एक तो बेटा आप स्पंजेस ग्रुप में लेते हैं, और एक हार्ट पढ़ाया जाता है जब किसका, कॉकरोच का। रेक्टम बेटा आपका लास्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, जो हाइंड गट का पार्ट है। हेपेटिक सीका की संख्या 6 से 8 होती है। ब्लाइंड सैक होते हैं, दूसरा नाम होता है गैस्ट्रिक सीका भी। डाइजेस्टिव जीस आपका रिलीज करते हैं,
और बेटा ये जंक्शन पे पाए जाते हैं फोरगट एंड मिड गट। तो यहाँ पे पूछा था स्पायरिकल, तो स्फिंक्टर आंसर हो जाएगा। 104 का आंसर हो गया थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। मतलब मेल में भी होना चाहिए और फीमेल। तो अनर सर्कल बेटा मेल फीमेल दोनों में होता है, शॉर्ट एक्सटेंशन होता है, और ये कैसा होता है बेटा, ज्वाइंटेड, यानी कुछ ऐसा दिखेगा इस टाइप का। कंपाउंड आई तो दोनों में होगा, गिजर्ड दोनों में होगा, हार्ट दोनों में होगा, 13 चैम्बर होगा, मालफिजियन ट्यूबिल दोनों में होगा। तो ए बी सी डी ई, तो आंसर हो जाएगा ऑल। तो 105 का आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। लेकिन एक शॉर्ट एक्सटेंशन, वो भी कैसा, फिलामेंटस, उसको बोलते हैं एनल स्टाइल, या एक नाम और है कॉर्डल स्टाइल। ये वनली इन मेल होता है, कुछ ऐसा दिखेगा, ज्वाइंटेड नहीं होगा, देख के समझ में आ जाएगा कि ये एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल है, ठीक है ना। फाइटोप्लैंक्टन्स फॉर्म, तो फाइटो मतलब प्लांट, प्लैंक्टन मतलब पैसिव, यानी पानी पे तैरेंगे नहीं, फ्लोट करेंगे। अगर तैरेंगे तो उनको बोलते हैं नेक्टन्स, एक्टिवली स्विमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्टिवली स्विमर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब भैया प्लांट है तो कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, हमेशा फर्स्ट यानी प्रोड्यूसर लेवल पे। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हार्बीवोर आता है, कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। थर्ड पे प्राइमरी कार्निवोर आएगा, कंज्यूमर ये भी है। और फोर्थ पे बेटा सेकेंडरी कार्निवोर आएगा, ये सारे कंज्यूमर हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 106 का पहला। द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। तो देखिए जब टोटल बोला जाएगा तो ग्रॉस होता है, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बेटा GPP। लेकिन अगर इसमें हम लॉसेस को घटा दें, खास करके रेस्पायरेशन में जो प्लांट ने यूज किया है, तो बनता है नेट प्रॉफिट यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और GPP इज ऑलवेज ग्रेटर देन NPP। NPP लॉस के बाद आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रैटिफिकेशन। और बच्चा स्ट्रैटिफिकेशन ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रैटिफिकेशन आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में आता है, जबकि आपका डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और आपका ये सब आते हैं बेटा एनर्जी फ्लो, ये आते हैं आपके किस में, ये आते हैं बेटा फंक्शनल एस्पेक्ट। यूट्रॉफिकेशन बेटा अब ये चैप्टर हट गया है। यू मतलब होता है ट्रू, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट। तो कहते हैं किसी भी तालाब में यानी एक्वेटिक बॉडी में यूट्रॉफिकेशन से वहाँ का न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का ग्रोथ ज़्यादा होगा, प्लांट वगैरह ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, धीरे 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 तालाब खत्म हो जाएगा, एजिंग ऑफ लेक कहलाता है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, ऑनियन, तो बेटा ऑनियन बना हुआ है। अब गुआवा की पत्तियां में अपोजिट फिलोटैक्सी है इसलिए समझ में आ गया, कैक्टस और एल्स्टोनिया में वर्ल्ड फिलोटैक्सी है इसलिए समझ में आया। यहाँ पे लीफी स्पाइन है, लीफ स्पाइन बदल गया, और फ्लैसी स्टेम है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फिलोक्लैड।
अपोजिट फिलोटैक्सी है, और यहाँ पे फ्लैसी एडेबल क्या है, लीफ। तो सामने सामने मैचिंग है 1 2 3 4, यानी आंसर हो जाएगा बेटा आपका 108 का सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 109, कैंगारू, पिजन, एलिगेटर एंड ट्री फ्रॉग। देखिए पिजन बर्ड है, तो बर्ड में क्या होता है, एयर सैक पाया जाता है जो लंग्स को क्या करता है, सप्लीमेंट, यानी A2 B2। तो B2 देखिए कितने ऑप्शन में है, कंगारू में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 4, पिजन में भी 4 चैम्बर होते हैं, B1 मैच नहीं था तो हो गया, तो A1। एलिगेटर, एलिगेटर में बेटा आपका पोइकिलोथर्मस होता है, और ट्री फ्रॉग में कितने चैम्बर होता है बेटा आपका, 3 चैम्बर, यानी एम्फीबिया ग्रुप। तो D थर्ड, और देखिए कितना आसान हो गया, D थर्ड से निकालना आसान हो गया, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। बहुत कॉन्सेप्चुअल मैचिंग है, क्योंकि देखिए कंगारू की मैचिंग 4 चैम्बर से भी होगा, पिजन की मैचिंग 4 चैम्बर और एयर सैक से भी होगा, एलिगेटर की मैचिंग बेटा पोइकिलोथर्मस से भी होगा और 4 चैम्बर से भी होगा, और ट्री फ्रॉग की मैचिंग पोइकिलोथर्मस और 2 और 1 वेंट्रिकल से भी होगा। यानी कई मैच कर रहा है, इसलिए आपको प्रो तरीका लगाए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसको मतलब एम्फीबिया एक ही दिया है, ध्यान रखना। देखो कितना आसान, मैं आसान कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। एम्फीबिया खाली एक ही दिया है, ट्री फ्रॉग, और एम्फीबिया में ही पाया जाता है 3 चैम्बर्ड, और रेप्टिलिया का ग्रुप में क्या दिया है, एलिगेटर, जिसमें होता है 4 चैम्बर्ड, इसलिए डी मैच करेगा थर्ड के साथ, और डी देखिए खाली एक ही में थर्ड है, लाइव झिंगा लाला है। इस क्वेश्चन में देखिएगा कईयों को समय लगेगा, तो ऐसे करिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। अब बेटा ये WXYZ करके दिए, पहले पहचानिए और पहचान के फिर इनके बारे में कहानी बताइए। तो ये क्या हो गया बेटा, लोकस्टा का फिगर है। ये आपको याद होना चाहिए, एसिडिया सापा डोलियोलम, यानी कि किसका, यूरोकॉर्डेटा। ये बेटा आपका मैमेलिया ग्रुप का आपका बैट है, यानी कि टेरोपस, और ये बेटा एवीज ग्रुप का है। अब बेटा हम लोग देखते हैं, नाम अगर हम पूरा लिख दें तो चलिए, एसिडिया ये है होगा, ये हो गया टेरोपस, यानी कि बैट, और ये हो जाएगा नियोफ्रॉन, यानी कि वल्चर, गिद्ध। चलिए जरा मैच कराते हैं। WNXR नॉन कॉर्डेट, तो बेटा W यानी ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर, इसलिए मैंने फाइलम नाम जरूर लिखा था ग्रुप का। तो X क्या है बेटा, यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है, यानी कि किस में आएगा, कॉर्डेटा के अंदर, तो नॉन कॉर्डेट गया। ए गया तो एक ऑप्शन में ये था, चला गया, बाकी बी मिलाइए। WXNYR ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो भाई प्लेटी से ट्रिप्लो होता है, यहाँ तो आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा के मेंबर हैं, इसलिए बी सही हो जाएगा। अब बी के साथ सी पढ़ लीजिए या डी पढ़ लीजिए। Y एंड Z आर होम्योथर्मस, तो Y बर्ड है, Z मैमेलिया है, होम्योथर्मस यानी सी होना चाहिए, और बी के साथ सी एक ऑप्शन में बचा जिसमें ए नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। X, Y एंड Z आर वर्टिब्रेट, तो देखिए Y और Z क्या हो जाएंगे, वर्टिब्रेटा, क्योंकि इनमें आपके मैमेलिया है और एवीज है, और ये क्या हो जाएगा, यूरोकॉर्डेटा, यानी कि ये बेटा आपके नॉन वर्टिब्रेट होते हैं, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेटा ग्रुप में आता है। इन जेड मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट, यस मैमेलिया ग्रुप में मस्कुलर डायफ्राम पाया जाता है। वेरी जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है, आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी आपको फिगर देख के पहचानना होगा, इनके फीचर्स के बारे में जानना होगा, और आप बनाइए कि इसका ऐसे ही क्वेश्चन है, अब प्रो तरीके से 1-2 लाइन पढ़ के लगा लोगे, सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी।
ठीक है। सेलेक्ट द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मार्केंसिया, मार्केंसिया के बाद आंसर आता है बेटा आपका क्या है, एम्फीबिया मतलब कि ब्रायोफाइटा। तो मार्केंसिया लीवर वर्ड में आएगा, स्पेगनम मास हो जाएगा, फ्यूनेरियम मास हो जाएगा, एडियंटम टेरोफाइटा, स्पायरोगारा एल्गा। तो सी और ई हटाइए, ई है हट गया, ई हट गया, ए बी डी आंसर हो जाएगा। तो 111 का आंसर हो जाएगा पहला। मार्केंसिया बेटा आपका लीवर वर्ड में आएगा, डायोसियस होता है, स्पायरोगारा बेटा एल्गी होता है, वो भी ग्रीन एल्गा है, नॉन मोटाइल आइसोगेमस। एडियंटम वॉकिंग फर्न है, ये टेरोडोफाइटा है, टिराप्सिडा का मेंबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। क्लेविसेप्स फंजाई एस्कोमासिटीज, अगैरकस प्रोटोजोन प्रोटिस्टा, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट यूकैरियोट, म्यूकर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर। अब बेटा यहाँ पे आपको मेरा जो मानना है, इसमें आपको एलिमिनेशन रूल यूज करना चाहिए। चलिए देखते हैं, 4 में ए है तो ए मत पढ़िए। अब देखिए 3 में सी है, सी पढ़ सकते हैं और डी वगैरह पढ़ सकते हैं। तो सी क्या, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो बेटा वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, पूरा नाम है डायोनिया, ठीक है, यानी वीनस फ्लाई ट्रैप, यूकैरियोट, सही है, प्लांट है तो यूकैरियोट होगा। तो सी की वजह से आपका ये 3 ऑप्शन हो सकता है, एक निकल गया। अब बी पढ़ लीजिए चाहे डी पढ़ लीजिए, अगर बी होगा तो ये आंसर हो जाएगा, डी होगा तो ये वाला हो जाएगा, नहीं तो आपका पहला हो जाएगा। डी है म्यूकर बैक्टीरिया, भाई म्यूकर फंजाई होता है इसलिए गया, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है तो इसलिए चला गया। अगैरकस प्रोटोजोन नहीं, मशरूम होता है इसलिए बी चला गया, आंसर अपने आप आ गया ए एंड सी। क्लेविसेप्स बेटा फंजाई होता है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है। क्लेविसेप्स ईस्ट पेनिसिलियम एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा मोरेल्स एंड ट्रफल्स। तो 112 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका पहला। Which of the following plant are related with the given floral formula? फैमिली जल्दी नहीं याद होती है, तो लोग कहते हैं कि सर फैमिली, मुझे लगता है फैमिली को फ्लोरल फार्मूला के जरिए याद होना चाहिए। देखिए G2 कंडीशन अब 2 जगह देखते हो, एक तो बेटा सोलेनेसी में और एक ब्रेसिकेसी में। अब सोलेनेसी में 5-5 के मल्टीपल में होता है, ब्रेसिकेसी में 4-4 के मल्टीपल में होता है। तो यानी ये मस्टर्ड का एग्जांपल है, यानी मस्टर्ड फैमिली ब्रेसिकेसी। अब मस्टर्ड की फैमिली, मस्टर्ड भी आता है, गोभी की वैरायटीज, सलगम और रेडिस। तो टर्निप, कॉलीफ्लावर। कॉटन बेटा मालवेसी में आएगा और इंडिगोफेरा बेटा फैबेसी में आएगा। तो सी की वजह से ये गया और डी की वजह से ये गया, ए और बी यानी आंसर हो जाएगा 4th, ए बी ई। अब देखिए फ्लोरल फार्मूला से कैसे हम कैलिस के बारे में बता सकते हैं। कैलिस देखिए टोटल नंबर सेपल का 4 है, ये 2 आउटर है 2 इनर है, यानी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। करोला 4 है, फ्री है, यानी पेटल 4 है करोला में, फ्री है और कैसा एस्टिवेशन है, वाल्वेट, यानी एक ही साथ लगे हैं। स्टेमन 6 है, 2 बाहर 2 अंदर और आपस में फ्री है। गायनीशियम 2 है, सिनकार्पस है, सुपीरियर है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, सी फैन कॉर्डेट, सी हेयर कॉर्डेट, सी ककम्बर नॉन कॉर्डेट, सी लिली वर्टिब्रेट। तो सी फैन ये बेटा होता है गार्गोनिया, और गार्गोनिया होता है बेटा आपका
सीलेंट्रेटा यानी नॉन कॉर्डेट है। ये गया। सी हेयर, सी हेयर बेटा पहला कहते हैं एप्लीसिया को, ठीक है ना। ये मोलस्का का मेंबर है यानी ये भी नॉन कॉर्डेट है। अब आता है बेटा सी ककम्बर, इसको बोलते हैं कुकुमेरिया। ये नॉन कॉर्डेट है, यही सही हो गया क्योंकि ये मेंबर है किसका बेटा, इकाइनोडर्मेटा का। सी लिली, ये होता है बेटा एंटीडॉन, ठीक है ना। और एंटीडॉन होता है बेटा ये भी किसका, इकाइनोडर्मेटा का मेंबर होता है, यानी नॉन कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा की है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 114 का थर्ड, ठीक है ना। सारे नॉन कॉर्डेट थे। सेलेक्ट द क्वेश्चन नंबर 115 में एक सिलेक्शन पूछा है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या कहता है, स्टोरेज किसका, स्टार्च का। तो C4 दो ऑप्शन में है। और इलायोप्लास्ट किसका करता है, फैट्स का, यानी D थर्ड। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन यानी B1 और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल A एंड B। तो आंसर हो जाएगा A2। तो फर्स्ट हो जाएगा 115 का। अब थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ी की गई यहाँ पे, इनको मैचिंग 2 को नहीं रखना चाहिए, जैसे C4 D3 नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए बता रहे हैं, क्योंकि ये तो क्लियर कट होता है, लेकिन सर क्लोरोप्लास्ट में आपका मेन पिगमेंट क्लोरोफिल तो पाया जाता है, नो डाउट, लेकिन इसके अलावा आपका कैरोटीनोइड भी पाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। द केमिकल नेचर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एरियोलर टिश्यू इज लिपिड, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, फास्फोलिपिड्स, स्टीरॉयडल, ठीक है ना। चलिए आइए, क्या लिखा है, केमिकल नेचर जो बेटा मैट्रिक्स का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का, वो होता है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स। ये तो आसान रहा। फास्फोलिपिड बेटा आपका एग्जांपल होता है लेसिथिन, और ये पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो 116 का आंसर हो गया सेकेंड। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में। सेलेक्ट द हैप्लॉयड सेल या गैमेटोफाइट फॉर एंजियोस्पर्म। तो हैप्लॉयड मतलब कि बेटा एन, पॉलन का एन होता है, जेनेटिव सेल एन होता है, एम्ब्रायोसाइक एन होता है, न्यूक्लियस 2 एन होता है, एंडोस्पर्म 3 एन होता है। ऐसे याद कर लीजिएगा, मेगा स्पोर मदर सेल के मियोसिस के बाद, मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर, एम्ब्रायोसाइक सेल की सारी कोशिकाएं हैप्लॉयड हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, मेल गैमेट सब हैप्लॉयड है। बाकी फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड हो जाएंगे और ट्रिपल फ्यूजन से बना इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। तो ज़्यादातर स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड वाले याद कर लीजिएगा, ABC आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो पॉलन ग्रेन, जनरेटिव सेल, मेल गैमेट, ये मेल का हो जाएगा N, एम्ब्रायोसाइक की सारी कोशिकाएं N है, और मेगा स्पोर या फंक्शनल मेगा स्पोर भी N है। तो 117 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। सेलेक्ट द टाइप ऑफ WBCs। तो बेटा WBC को ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट में डिवाइड किया गया था। ग्रेनुलोसाइट में आता है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल। तो हैलोफाइल तो बेटा आर्की बैक्टीरिया है। अब बेटा ए हटा दीजिए, तो एक ही ऑप्शन में ये रखा गया है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। ऑस्टियोसाइट क्या है बेटा, आपका बोन सेल है। तो ई हटा दीजिए, तो बचा क्या, BCD आंसर हो जाएगा फर्स्ट। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड बेसोफिल। बेसोफिल कम होता है, 0.5 to 1% होता है। मोनोसाइट 6 से 8% होते हैं। न्यूट्रोफिल 60 से 65% होता है। 20 से 25% होता है लिम्फोसाइट, और 2 से 3% होता है इओसिनोफिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। फॉर पॉलिनेटिंग एजेंट
pollen grain and nectar are not only floral rewards। तो असर्शन किया गया है कि पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए पॉलन ग्रेन और नेक्टर आर नॉट वनली फ्लोरल रिवार्ड, आर नॉट नहीं है, वनली फ्लोरल रिवार्ड मतलब केवल यही फ्लोरल रिवार्ड नहीं है। लैंग्वेज सही से नहीं बना है, लेकिन मतलब जो निकल कर आ रहा है कि पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए पॉलन ग्रेन और नेक्टर ही सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल रिवार्ड नहीं है, और भी कुछ हो सकते हैं। पूछा गया वाई, तो आप रिप्लाई क्या दोगे कि क्योंकि कुछ में सेफ प्लेस टू ले एग भी हो सकता है। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग। इस कारण से सिर्फ यही पॉलन ग्रेन और नेक्टर ही सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल रिवार्ड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका 4। लेकिन आप पकड़ लिए तो ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज का मिसिंग है। आपको थोड़ा सा ब्रॉड लैंग्वेज बनाना चाहिए था, जिससे फीलिंग आए कि पूछ रहे हैं कि पॉलन ग्रेन और नेक्टर ही सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल रिवार्ड की कैटेगरी में नहीं आते, इसका मतलब कुछ और भी फ्लोरल रिवार्ड की कैटेगरी में आता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, फ्यूचर में अच्छे से फ्रेम करवा दिया जाएगा, लेकिन मतलब निकल के आ रहा है तो आंसर निकल जाएगा आपका। हाउ मेनी आर करेक्ट मैचिंग अकॉर्डिंग टू हार्मोन एंड देयर टारगेट? ऑक्सीटोसिन, एफएसएच, जीएनआरएच, एलएच एंड एलएच। तो ऑक्सीटोसिन बेटा स्मूथ मसल मायोमेट्रियम में काम करता है, करेक्ट है। 1 2 3 4 किया तो गिनना पड़ेगा। एफएसएच में एस है तो सर्टोली सेल पे काम करेगा, तो सही है। जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी से काम करेगा और गोनेडोट्रोपिन एलएच और एफएसएच निकालेगा। एलएच मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल पे काम करेगा और ओवल्यूशन कराएगा और कार्पस लूटियम को मेंटेन करेगा। एलएच बेटा कहाँ काम करता है? लेडिक सेल। ये आपका गलत हो जाएगा, ए बी सी डी यानी 4 सही, आंसर हो जाएगा 3rd। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा इंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है, क्यों? वाई? तो हमने बोला कि इंडोक्राइन ग्लैंड या टिश्यू हम उसको कहते हैं जो ट्रेस अमाउंट में कुछ केमिकल मैसेंजर निकाले, जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह बिहेव करे, जिसका नाम था हार्मोन्स। अगर रीजन में दिया होगा तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक, यानी प्लेसेंटा से हार्मोन निकल रहा है एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस, तो सही भी हो गया और एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो 121 का आंसर हो जाएगा 4th। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कहा जाता है। एचसीजी और एचपीएल केवल और केवल कहां से निकलता है? वनली फ्रॉम प्लेसेंटा। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में बेटा आपका रिलैक्सिन भी निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 122, ईच ओवरी इज कवर्ड बाई अ थिन एपिथेलियम which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into 2 zones, peripheral cortex and inner medulla. तो ओवरी बेटा थिन एपिथेलियम होगा, अंदर का फ्लूइड फिल्ड स्पेस को बोलते हैं स्ट्रोमा, और बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर को बोलते हैं मेडुला। तो ये तो बड़ा आसान रहा। ओवरी का साइज अगर पूछा जाएगा तो 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। क्वेश्चन नंबर 123, एमटीपी कंसिडर एज अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में एमटीपी नहीं आएगा, क्योंकि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधन होता है, यानी गर्भ यानी कि प्रेगनेंसी ही ना होने दे, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एमटीपी कहते हैं कि अगर कंसेप्शन हो गया, मतलब गर्भ धारण हो गया, तो उसको पूरा बच्चा बनने से पहले ही एबॉर्ट कर दो, टर्मिनेट कर दो, इंड्यूस एबॉर्शन कहलाता है। एमटीपी क्या था? 1971 में अमेंडमेंट कब हुआ? 2017 में। यानी असर्शन इज नॉट करेक्ट। द मेथड दैट आर प्रिवेंट ओवल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन आर कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अगर कह रहे हो ऐसे मेथड जो ओवल्यूशन और फर्टिलाइजेशन को रोके, वो कंट्रासेप्टिव मेथड हो सकते हैं, बिल्कुल सही है।
तो असर्शन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड। कितना जबरदस्त क्वेश्चन होता अगर ये लिखा होता कि एमटीपी इज नॉट अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो ये एक्सप्लेनेशन की कैटेगरी में आ जाता। क्यों? क्योंकि भैया गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम नहीं मान सकते, क्योंकि गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब होता है गर्भ निरोधन, मतलब प्रेगनेंसी ही ना होने दे, यानी ओवा ना निकले, फर्टिलाइज ना हो, इम्प्लांटेशन ना हो। तो 123 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। लेकिन एक्सप्लेनेशन हो जाता अगर नॉट लिखा होता तो। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया गया है, और सर आप याद कर लीजिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, टिपिकल जीनोटाइप का जो आता है कॉम्बिनेशन, अगर होमोजाइगस है तो 1 होगा और हेट्रोजाइगस है तो 2। मोनो हाइब्रिड है तो 1 2 कर लेना, डाई हाइब्रिड होगा तो जितने होमोजाइगस होगा उनका गुणा कर देना, हेट्रो का हेट्रो से कर देना। अच्छा 1 का गुणा 1 से करने से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम लोग मेन फोकस किस पे करते हैं? हेट्रो पे, क्योंकि 1 गुणे 1 एक ही आता है। चलिए देखिए यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब बेटा यहाँ पे ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2, क्योंकि हेट्रोजाइगस है, और ये होमोजाइगस है, इसकी संभावना कितनी होगी? 1, और इनका गुणनफल कितना है? 2, यानी ऐसे जीनोटाइप वाले 2 बनेंगे। अच्छा टोटल कितना जाइगोट बनता है? 16 डाई हाइब्रिड में, ये याद होना चाहिए। मोनो हाइब्रिड में 4, डाई हाइब्रिड में 16। परसेंटेज निकालना है तो 2/16 इंटू 100, 1/8 और 12 × 96, यानी ये सही हो गया। ये दोनों होमोजाइगस तो 1 1 जा 1, तो 1/16 उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 6.25 सही है। यहाँ पे देखिए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस तो 2 बनेगा, यानी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2/16 का अभी निकाले था आपने, क्या था? 12.5। यहाँ पे दोनों होमोजाइगस है तो होमोजाइगस मतलब 1/16 क्या आ जाएगा? 6.25, ये भी गलत हो गया। 2 सही 2 गलत, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब किसी के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन है और किसी के लिए एकदम घलुआ है। बस रूल याद कर लीजिएगा, होमोजाइगस 1 के मल्टीपल में चलता है, हेट्रोजाइगस 2 के चलता है, और अगर जितना ज़्यादा जीन बढ़ाते जाइए उनका गुणा करके रिजल्टेंट निकालते जाइए। तो याद कर लीजिएगा बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मेंडल लिख दिया ना, तो मेंडल ने राउंड और येलो वाला किस क्लास में लिया था? डाई हाइब्रिड। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 125। अ मैरिज बिटवीन नॉर्मल मैन एंड अ हीमोफिलिक वुमन विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो बेटा जब ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो ह्यूमन जेनेटिक्स में हम लोग नॉर्मल मैन मतलब XY हो गया, और हीमोफिलिक वुमेन का मतलब होता है X। अच्छा हीमोफिलिया रिसेसिव है, और रिसेसिव बीमारी हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में दिखती है। ये वाला कंडीशन हुआ। अब इनके बच्चे पैदा करिए। अब बच्चे पैदा करने का तरीका है कि भैया एक तरफ मेल गैमेट रख लीजिए, तो हो गया XY, एक तरफ फीमेल रख लीजिए, तो कॉम्बिनेशन बना XHH, XHX, XHY, XHY। चूंकि यहाँ पे देखिए एक ही रिसेसिव एलील है तो यहाँ पे बीमारी नहीं दिखेगी, कैरियर होगा। एक ही रिसेसिव, बाकी डोमिनेंट नहीं दिखाया हमने, कैरियर होगा। यहाँ पे एक ही X है और Y पे दूसरा जीन होगा, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा। ए हो जाएगा हीमोफिलिक, ये भी हो जाएगा हीमोफिलिक, यानी 100% डॉटर क्या होंगी? कैरियर। लेकिन बाहर से देखने में क्या लगेंगी? नॉर्मल। और 100% सन क्या होंगे? हीमोफिलिक। ये तो हमने डॉटर और सन को लेके बोला। अब चिल्ड्रन बोलते तो चारों को जोड़ के बताते हैं, तो चारों चिल्ड्रन में से 50% कैरियर और 50% नॉर्मल। हीमोफिलिक सन होगा, कैरियर डॉटर होगा, सही हो गया। नॉर्मल सन होने की संभावना नहीं थी, 50% सन नहीं होगा।
हेमोलिक सन एंड 1 डॉटर नॉर्मल 1 हीमोफिलिक, गलत। वैसे भी जब पहला आंसर मिल गया और आल बोथ ना दिया हो तो आंसर तो आपका निकल आया है। सेम कहानी बेटा कलर ब्लाइंडनेस के केस में भी चलती है, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी मैचिंग आर इनकरेक्ट, कितने मैचिंग गलत हैं। फेमिनिन डेवलपमेंट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बेटा आपको याद होना चाहिए ऑटोसोम के अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें डबल एक्स वाई हो जाता है। अगर वाई होगा तो मेल बनना चाहिए, लेकिन डबल एक्स हो गया तो फीमेल का कैरेक्टर भी दिखा देगा। तो कहते हैं मेल तो आपका स्टेराइल हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट मेल नहीं बन पाया, फीमेल का ब्रेस्ट वगैरह यानी गायनिकोमेस्टिया आ जाएगा। तो फेमिनिन डेवलपमेंट मतलब गायनिकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट गायनिकोमेस्टिया कहलाता है। स्टेराइल फीमेल होगा क्लाइनफिल्टर में, नहीं भाई यही गलत हो गया, मेल होना चाहिए था और ये पूछा भी है, इनकरेक्ट। बिग एंड रिंकल्ड टंग, कहते जो टंग होता है एक तो बेटा फरोड होता है। फरोड का मतलब तो कहते हैं कि बेटा आपका कटा होगा और बाहर निकलता हुआ दिखेगा, नहीं बड़ा भी होगा। रिंकलिंग होगी तो किसमें आता है, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे बेटा क्या पूछा है, इनकरेक्ट, तो सिर्फ यही स्टेराइल मेल होना चाहिए था तब सही होता, तो आंसर हो जाएगा एक गलत। टर्नर सिंड्रोम में एक्स 0 है, ये क्या होगा, जायज बात वाई नहीं है तो क्या होगी, फीमेल होगी। मैं एज ए स्टूडेंट जब था तो बड़ा कंफ्यूज होता था, मेल बोलो कि फीमेल, लेकिन अब मुझे क्लियरिटी है कि अगर वाई है तो 100% मेल होगा, लेकिन डबल एक्स के कारण फीमेल के लक्षण आएंगे। एक्स 0 है तो वाई नहीं है तो फीमेल होगा, लेकिन एक एक्स होने के कारण पूरी तरह से फीमेल नहीं बनेगी, अंडर डेवलप्ड बनेगी, टर्नर सिंड्रोम नाम होगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मोनोसोमी, इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मोनोसोमी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा 2n-1, टर्नर सिंड्रोम इसका एग्जांपल हो सकता है। एन्यूप्लॉइडी होगा क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर में 1 या 2 बढ़ रहा है या घट रहा है। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल नहीं होगा क्योंकि भाई ये मोनोसोमी के लिए पूछा है ना, तो ये क्या होगा, -1 यानी ये घट जाएगा। कैरियोटाइप होगा बेटा 44A यानी 44 ऑटोसोम प्लस X0 यानी 45, तो 2 सही हो जाएंगे। पूछा क्या सही, तो BD ABD, ए भी तो सही है क्योंकि 2n-1 है, तो C गलत हो गया। तो 127 का आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर एलील, एलील के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बेटा एलील जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। हैप्लॉयड में एक जीन के एक ही एलील दिखेंगे, लेकिन डिप्लॉयड में क्रोमोसोम चूंकि सेट में है, पेयर्ड है, तो एलील के 2 फॉर्म दिखेंगे। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील्स। अ पेयर ऑफ जीन गवर्निंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टर सच एज टॉलनेस और डॉर्फनेस, सही बात है। जीन का पेयर ही एलील है, जैसे कि कैपिटल टी होमोजाइगस पेयर, स्मॉल टी होमोजाइगस पेयर है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हेटेरोजाइगस पेयर है। ये दोनों फॉर्म क्या है, एलील है। एलील कॉम्बिनेशन में भी होमोजाइगस या में भी हेटेरोजाइगस। एलील में भी डोमिनेंट में भी रिसेसिव। एलील इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। एलील को हम तभी मानते हैं डोमिनेंट अगर वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस करे। अगर कोई खाली होमोजाइगस कंडीशन में कर रहा है तो इसका मतलब कि वो क्या होगा, रिसेसिव, हर जगह प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। तो सारी बातें सही, 1 2 3 4 5, तो 128 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 129, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865 बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। 2000 कहाँ यार, ये गलत हो गया। बहुत सारे रीजन थे, एक तो बहुत बड़े पैमाने पे छपवाया नहीं था, बहुत कम कॉपी बनवाया था, कंजूसी कर गए थे बेचारे।
सब मूंगफली खा के फेंक दिए। मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल ऑफ मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। उसके समय जो बायोलॉजिस्ट है उनको मैथ नहीं उतनी आती थी, और डार्विन से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि डार्विन चचा कहते थे कि वेरिएशन आया आया आया, नई स्पीसीज बन गई। सबको आसान लगा कि कान बदला, आँख बदला, नाक बदला, पूंछ कम हो गई, और बंदरों से क्या बन गया, इंसान। तो आपका पहला गलत और दूसरा सही, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इन बैक्टीरिया हाउ मेनी टाइप ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन। तो याद रखना बैक्टीरिया में सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो डीएनए से क्या बनवाता, आरएनए। लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करें बेटा, तो यूकैरियोट में बेटा आपके 3 टाइप्स के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। A18S, 28S एंड 5.8S राइबोसोमल आरएनए बनवाता है। ये बनवाता है HNRNA, और ये बनाता है बेटा 5SR RNA, SNRNA एंड tRNA। जबकि प्रोकैरियोट में एक ही सारा काम कर लेता है। चलिए 130 का हो गया फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 131। द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ग्रेटली एक्सीड्स देन डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल, हाउ इज दिस डीएनए अकोमोडेटेड। कहते हैं इतना ज़्यादा डायमीटर है, कितना हम बता दे रहे हैं, लेंथ है 2.2 मीटर, और न्यूक्लियस का डायमीटर माइक्रोमीटर में है, माइक्रोन में है, यानी 10 लाख गुना छोटा है। तो क्या होगा, क्वाइलिंग, वो भी कैसा, सुपर क्वाइलिंग। पहले डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ लिपट के क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसोम, फिर न्यूक्लियोसोम क्वाइल करेगा। तो 131 का हो जाएगा 1। रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन, ये हो गया प्रोटीन, और इस प्रक्रिया का नाम होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन, आंसर हो जाएगा 4th। यहाँ पे प्रोटीन पहले दिया गया, ट्रांसलेशन पहले दिया गलत, न्यूक्लिक एसिड दिया इसलिए गलत। तो 132 का आंसर हो जाएगा 4th। ये सेंट्रल डॉगमा था, इसको दिया था F.H.C क्रॉम्पटन। FSC यानी सी से क्रॉम्पटन आता है, क्रिक, वाटसन एंड क्रिक पढ़ते हो ना, तो पूरा नाम है उनका F.H.C, सी मतलब क्रॉम्पटन, और फिर उसके बाद आता है क्रिक, अलग से क्रिक साहब ने दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन टी आरएनए। तो इसका नाम ही था ट्रांसफर आरएनए, जो अमीनो एसिड को या एडाप्टर भी बोलते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी बोला जाता था। 133 का हो जाएगा आंसर 2nd। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो बेटा डीएनए में पाया जाता है AGCT, यहाँ होता है AGCU। तो प्यूरिन सेम है, इसका डिफरेंस नहीं होगा। पायरिमिडिन का डिफरेंस होगा, वो भी थायमिन और यूरासिल का। म्यूटेशन रेट बटा डीएनए में स्लो होता है, आरएनए में फास्ट होता है। स्टेबिलिटी डीएनए ज़्यादा होता है, आरएनए कम। तो BCD का डिफरेंस होगा, पहले का नहीं। आंसर हो जाएगा 134 का 2nd। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 करते हैं। हार्डी वीनबर्ग लॉ पे बेस्ड है। होमोजाइगस रिसेसिव यानी स्मॉल ए का परसेंटेज दिया 16%। हार्डी वीनबर्ग लॉ को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, P + Q = 1। एक फार्मूला है, P डोमिनेंट एलील होता है, Q रिसेसिव होता है, और एक इंडिविजुअल की है, यानी एक में निकाला गया है। अच्छा, यहाँ पे डेटा परसेंटेज वाइज दिया, मतलब एक इसमें दिया 100 लोगों में। तो पहले हम इसको 1 लोगों में कन्वर्ट कर दें, तो यानी 100 से डिवाइड कर दें। तो 100 में 16, तो एक में कितना हो जाएगा, 0.16 परसेंटेज हट जाएगा। कितना जाएगा, 0.16। अब बेटा ये क्या है, एक ए का नहीं है, यानी एक रिसेसिव एलील का नहीं है, होमोजाइगस है। तो
तो एक का निकालना होगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √0.16, a इक्वल टू क्या आ गया 0.4। बस ये तो निकालना था। अब हमें ये लगा लेना है, a प्लस a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.4, तो कैपिटल ए डोमिनेट एलिमेंट कितना आ जाएगा 0.6। अब बेटा होम हो जाएगा, कैपिटल ए कितना हो जाएगा 0.6 गुड़े 0.6, ये जाएगा 0.36। परसेंटेज निकालना होगा, 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 36%। और हेट्रो जाएगा सो होता है ट्वाइस पी क्यू, तो 2 गुड़े 0.4 गुड़े 0.6 कितना आ जाएगा 48, 0.48। ये तो रहा बेटा एक में, परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से क्या कर दोगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 48%। तो याद रखना, किसी की चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करना तो 100 से गुणा कर देते हैं, और किसी का परसेंटेज हटाना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज दिया था तो मैंने हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया वैल्यू और निकाल लिया ये एक में। तो डोमिनेंट एलील 0.6 उठाइए, डोमिनेंट एलील 0.6 दो ऑप्शन में है, हेट्रो हो जाएगा 48, यानी आंसर हो जाएगा 4th। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, हार्डी बीनबर्ग लॉ का, याद कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है, आसान है। तो बेटा ये रहा डिस्कशन आपका FST नंबर 2019 और डेट है आपका 24 अक्टूबर। थैंक यू सो मच। आगे का डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे आपका डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर। उम्मीद करते हैं अच्छा पेपर था आज का, बहुत अच्छा लगा मुझे डिस्कस करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Hello everyone, question number 101 to 135 were discussed by Manish sir. Now question number 136 onwards I will be discussing. Question number 136 आपके सामने the first non cellular form of life। तो यहाँ पे नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए पूछा गया। नॉन सेलुलर का मतलब जो ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स थे जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग थे, प्लस लिपिड मेम्ब्रेन से जो सराउंडेड थे, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स बने थे, इनको बोलते थे इओबाइंड्स। फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड, तो ये कब ओरिजिनेट हुई थी, ये अराउंड 3 बिलियन ईयर्स अगो, 3000 मिलियन या 3 बिलियन, तो 3 बिलियन। और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अगर पूछा जाए तो 2 बिलियन ईयर्स अगो। इसी को अगर कन्वर्ट करना चाहे मिलियंस में तो 3000 मिलियंस, 2000 मिलियंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 137, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स। तो अर्थ का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसे डिवाइड किया गया है ईयॉन्स, एराज, एपॉक्स एंड पीरियड्स एंड एपॉक्स में। उसके अलावा एराज जो हैं यहाँ पर पेलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक जो मॉडर्न एरा है जो इस समय चल रहा है, ये सारे एरा। तो इसमें से प्लांट्स पूछे गए किस एरा में कौन सा प्लांट फ्लरिश कर रहा था। तो मीजोजोइक एरा में कोनिफर्स और साइकेड्स, ये सही दिया हुआ है। सीनोजोइक एरा जो मॉडर्न एरा है इस समय जो एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट सबसे ज़्यादा हैं, तो ये सही है। पेलियोजोइक जो स्टार्टिंग वाला एरा था, इसके साइलोफाइटॉन डेवोनियन पीरियड, इसको पीरियड्स में डिवाइड किया गया था, तो डेवोनियन पीरियड्स में साइलोफाइटॉन्स थे। साइलोफाइटॉन्स क्या हैं, ये एक्सटिंक्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, वैस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो राइनिया से ज़्यादा डेवलप्ड थे। राइनिया के बाद आया था साइलोफाइटॉन, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो यहाँ मैचिंग जो है चारों ही सही है। सीनोजोइक एरा का एंजियोस्पर्म, मीजोजोइक कोनिफर, पैलियोजोइक साइलोफाइटॉन एंड साइकेड्स। तो आंसर सही होगा यहाँ पर 3rd।
Now we move to another question. Question number 138. WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection. These programs are making blood of blood banks safe from HIV. तो ब्लड बैंक में पहले HIV की टेस्टिंग की जाती है, सही है ये. फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, कॉन्डोम्स जो है ये STD को प्रिवेंट करने, STI को प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट. कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़र्स में STD काफ़ी कॉमन होता है क्योंकि शेयरिंग ऑफ नीडल होती है इस वजह से, तो ये भी सही है. ड्रग अब्यूज़ अगर कंट्रोल की जाएगी तो HIV इन्फेक्शन स्प्रेड कम होगा. एंश्योरिंग द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स, डिस्पोजेबल नीडल्स का मतलब एक बार यूज़ करने के बाद ये नीडल्स जो हैं ये डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं, फेंक दी जाएंगी. सिरिंजेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है. तो यहाँ पर ABCD ऑल आर करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 139. विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, तो फंगस से ऑब्टेन्ड वाले केमिकल्स बताने हैं. सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ये एस्परजिलस नाइगर से, सही है ये. लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है. साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये भी फंगस है. इसके बाद स्टैटिन्स, स्टैटिन्स जो है ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस से, ये भी सही है. स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया से ऑब्टेंड होता है. स्ट्रेप्टोकोकस से रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से इसको मॉडिफाई किया जाएगा, उसके बाद यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर A, C और D तीन सही हैं जो फंगस से ऑब्टेंड होने वाले केमिकल्स हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 140. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. एस्केरिस एंडोपैरासाइट, ये एंडोपैरासाइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, सही है. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये निमोनिया कॉज करेगा, एंडोपैरासाइट है, ठीक है. साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया है, एंडोपैरासाइट है, ठीक है. एडिस मॉस्किटो, एक्टोपैरासाइट, एक्चुअली ये ना एक्टोपैरासाइट है ना एंडोपैरासाइट है. मॉस्किटो को पैरासाइट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये जो फीड लेता है ये अपने एग को डेवलप करने के लिए, और पैरासाइट के लिए डेफिनेशन में क्या है कि डायरेक्ट फीड ऑब्टेन करे प्लस पार्ट या होल ऑफ द लाइफ होस्ट पे बिताए, ऑन या इनसाइड द बॉडी, तब इसे पैरासाइट लेबल किया जाएगा. तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच हो जाएगा फोर्थ. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 141. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर साल्मोनेला टाइफी. साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया है विच कॉजेज टाइफॉइड. इन्फेक्शियस एजेंट है, सही है, इन्फेक्शन कॉज करेगा. पैथोजन, डिजीज कॉजिंग एजेंट, ये भी ठीक है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोनरन्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक है. मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, ये गलत है. यूकैरियोट है, ये भी गलत है. तो यहाँ पर A, B और C ये तीन ऑप्शन सही है, आंसर होगा थर्ड. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 142. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैचिंग बतानी है. डेंगू पैथोजन इसका जो है ये वायरस है, तो ये सही है डेंगू वायरस, और इसका वेक्टर जो होगा एडीज एजिप्टाई, ये इसी को एडीज एल्बोपिक्टस, दूसरी जो स्पीसीज है एल्बोपिक्टस. चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी एडीज मॉस्किटो से. डेंगू एडीज मॉस्किटो, यहाँ पर पैथोजन नहीं है, ये वेक्टर का काम करता है, तो ये गलत दिया हुआ है पैथोजन. टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी, तो मैच हुआ थर्ड, इनकरेक्ट. 142 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 143. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट,
प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल में अगर सेल वॉल माइनस कर दिया जाए, सेल वॉल हटा दिया जाए यूजिंग सेलुलेज एंजाइम वगैरह यूज़ करके, तो जो बचेगा उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं। तो ये अगर दो डिफरेंट वैरायटीज़ के प्रोटोप्लास्ट लिए जाएं, जैसे टोमेटो और पोटैटो, तो इनके प्रोटोप्लास्ट अगर फ्यूज़ किए जाएं तो बनेगा पोमैटो। ये हाइब्रिड होगा और इसको बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड क्यों, क्योंकि सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन से बना है और इस प्रोसेस को बोला जाएगा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हैज़ बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड, टेलर मेड मतलब अपनी ज़रूरत के मुताबिक, प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स हैं जो ऑब्टेन की जाती हैं थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन बाय माइक्रोब्स वगैरह। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Now we move to another question, question number 144th. Which one is vectorless gene transfer method? तो vectorless जिसमें वेक्टर ना इन्वॉल्व हो, माइक्रो इंजेक्शन, ये एनिमल सेल में यूज़ किया जाएगा एनिमल्स के लिए। बायोलिस्टिक और जीन गन, इसमें गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स जो होते हैं इनको डीएनए से कवर करके फिर इंजेक्ट किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा प्लांट सेल में। तो ये मेथड यूज़ किया जाता है प्लांट सेल्स के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 145, यहाँ पर व्हाट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एक्सटेंशन स्टेप ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर में डीनेचुरेशन है, एनीलिंग है और एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन स्टेप में पॉलीमराइजेशन होगा तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, इसी को बोला जाएगा टैक पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से चूँकि ये ऑब्टेन्ड होता है, थर्मोफिलिक होता है, हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर्ड नहीं होगा, तो इसलिए इसको टैक पॉलीमरेज। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, एक्चुअली यहाँ पर एक्सटेंशन वाले स्टेप में इसके अलावा डीएनटीपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स की, जो सबस्ट्रेट की तरह भी काम करते हैं प्लस एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे रेप्लिकेशन के लिए। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ये शॉर्ट चेन प्राइमर्स वगैरह इनकी ज़रूरत पड़ती है अनीलिंग वाले स्टेप में। तो डीनेचुरेशन ये होता है 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये होता है 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये होगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आंसर होगा ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस या इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, जो जीन है डीएनए डबल स्टैंडर्ड, ये अपने आप को जब एक्सप्रेस करेगा तो ये एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए फिर जब एक्सप्रेस होगा तो प्रोटीन बनती है। इस एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में यहाँ पर इस लेवल पर इसको रोक दिया जाएगा, एमआरएनए को एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं, मतलब ट्रांसलेशन लेवल पर इसको चेक कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं जीन साइलेंसिंग भी। तो when a piece of RNA that is complementary to RNA in sequence is used to stop expression of a specific gene, तो यहाँ पर निमेटोड स्पेसिफिक जो जीन होगी उसका यहाँ पर आरएनए बनाते हैं डाइसर की मदद से, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बनते हैं। ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए फिर रिस्क प्रोटीन के साथ जोड़े जाते हैं, और रिस्क के बाद फिर ये सिर्फ एंटीसेंस वाला जो स्ट्रैंड है वो बचेगा। ये एंटीसेंस स्ट्रैंड जा करके इस एमआरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंटैरिटी करता है, डबल स्टैंडर्ड बना देगा, जिसकी वजह से फिर ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा।
तो ये सही दिया हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोड्यूसिंग डीएनए गलत है। सेल डिस्प्लेइंग ए फॉरेन एंटीजन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीजन, ये भी गलत है। प्रोडक्शन ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएंट्स, तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 147, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। टीआई प्लाज्मिड हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ए ट्यूमर। टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर जो इंड्यूस करेगा, तो एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ए ट्यूमर सही है। टीआई प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन रेट्रोवायरस, ये गलत है, इनकरेक्ट पूछा गया है। रेट्रोवायरस एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस आर यूज्ड एज ए वेक्टर, ये दोनों वेक्टर की तरह यूज होते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ये प्लांट में ट्रांसफ़र करने के लिए, और रेट्रोवायरस ये एनिमल्स में। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस आर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये भी सही है। तो इज ए प्रेजेंट इन रेट्रोवायरस, ये गलत है। 147 इज सेकेंड। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इसीलिए इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जब आइसोलेट किया जाएगा, जो पहला स्टेप है इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, तो इसमें प्लांट सेल्स के लिए सेल वॉल जो रिमूव करेंगे सेलुलेज की मदद से, सही है। फंगस में काइटिनेज यूज़ किया जाएगा। बैक्टीरियल सेल होगी तो लाइसोजाइम यूज़ किया जाएगा। और आरएनए पेप्केज नहीं, ये तो C4 एंजाइम, C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए एंजाइम है। यहाँ पर आरएनएज होना चाहिए था, आरएनए डाइजेस्टिंग, तभी हमें प्योर फॉर्म में डीएनए आइसोलेट कर पाएंगे। तो आंसर होगा इनकरेक्ट मैच फोर्थ। नेक्स्ट 149, gene therapy is the insertion of gene into an individual cells and tissues to treat disease, especially hereditary disease। तो ये सही है, जीन थेरेपी यूज़ की जाती है हेरेडिटरी डिजीज़ के लिए, सिंगल जीन डिसऑर्डर, और इसी को बोलते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो फॉलो करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होंगे उनके लिए ये यूज़ करेंगे। तो ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन डिक्रीजिंग क्रॉप यील्ड्स, इंक्रीजेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ये इनफैक्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को इंक्रीज नहीं डिक्रीज करने के लिए था, और इंक्रीज करते हैं ये क्रॉप यील्ड। तो वो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट, select the correct statement for thyroid gland and their hormone। Thyroid gland, each thyroid follicle is composed of follicular cells enclosing cavity। तो थायराइड जो ये दो लोब्स की मिलकर के बनी है, 2 लोब्स प्रेजेंट हैं, बीच में इस्थमस होता है जो दोनों लोब्स को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है, नॉन एंडोक्राइन होता है। इसके बाद जो प्रत्येक लोब है ये फॉलिकल और स्ट्रोमा का बना हुआ है, और ये जो फॉलिकल है ये कंपोज होता है फॉलिकुलर सेल्स जो कैविटी को घेरे हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। डेफिशिएंसी इन और डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायराइडिज्म, इनसे जो हार्मोन्स आते हैं थायराइड से, T3 और T4, ये थायरॉक्सिन हार्मोन, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन, और इनकी कमी से हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म, ये भी सही है। TCT रेगुलेट्स ब्लड सोडियम लेवल, ये कैल्शियम लेवल के लिए। थायरोकैल्सिटोनिन, पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स जो थायराइड ग्लैंड में है वो सिक्रीट करते हैं TCT, और ये कैल्शियम लेवल को। एक्सऑप्थैल्मिक गोइटर इज ए फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। एक्सऑप्थैल्मिक, एक्स मतलब बाहर, आंखें जो होती हैं बल्जिंग होंगी, बाहर की तरफ निकली होंगी, ये हाइपरथायराइडिज्म में होगा, सही है। इसी को बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, ऑटो इम्यून भी है ये। तो आंसर होगा A, B एंड D फर्स्ट।
Now we move to another question. Question number 151st. Which one of the following is hypocalcemic hormone? हाइपोकैल्सीमिक मतलब जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। तो पैराथार्मोन जो होता है ये हाइपर कैल्सीमिक है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। टीसीटी ये हाइपोकैल्सीमिक है, थायराइड ग्लैंड से आएगा। इंसुलिन ये हाइपोग्लाइसीमिक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और ग्लूकेगॉन जो है ये हाइपरग्लाइसीमिक है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। पीटीएच और टीसीटी एंटागोनिस्टिक हैं और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे से अपोजिट एक्शन। तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच बताना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटरमीडिएट लोब होता है ये एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्किन कलर को डार्क करने या लाइट करने में यूज होगा, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्ट में एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो रास मैकेनिज्म के अपोजिट काम करता है, एंटागोनिस्टिक, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रेट होगा कॉर्टिसोल, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। जीआईटी ये सिक्रेटिन जो फर्स्ट हार्मोन था जिसकी डिस्कवरी हुई थी, और ये एक्शन किस पे होगा, इसका एक्शन होगा पैंक्रियाज पर बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशंस करवाने के लिए। तो ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 153। द फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज एन, तो ये एग लेइंग के लिए यूज करती है, इसी को बोला जाता है ओवी पोजीशन, और बट यूजेस द सीड्स, डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वी। तो ये कोऑपरेशन कैसा हुआ, ये म्यूचुअलिज्म है, क्योंकि ये फ़ायदा दिया हुआ है वास्प का, और प्लांट को क्या फ़ायदा होगा, प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन में हेल्प करेगी, और 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। एक फिग स्पीसीज होती है, एक पर्टिकुलर वास्प स्पीसीज से ही पॉलिनेट होगी। तो ओवी पोजीशन और डेवलपिंग सीड्स, फर्स्ट आंसर। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 154। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एज ए डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। तो जो हार्बीवोर्स हैं उनसे बचने के लिए प्लांट्स के पास क्या डिफेंस मैकेनिज्म है, तो मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल डिफेंस भी हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल का है थॉर्न, जो उसमें कांटे वगैरह होते हैं। केमिकल्स में क्विनीन, ओपियम, स्ट्रिक्नीन, कैफीन, निकोटीन और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ये सारे एग्जांपल्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैलोट्रोपिस, जो मदार होता है हिंदी में, वाइट कलर का मिल्क जैसा सिक्रीशन निकलता है। तो ये सारे केमिकल डिफेंस के एग्जांपल्स हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कैरेट ग्रास। तो कैरेट ग्रास इसको नाम किस वजह से दिया गया है, कैरेट जैसी लीव्स होती हैं इसकी। इसका दूसरा नाम कांग्रेस ग्रास भी है, और ये पॉलिनेट, इसके जो पॉलिन्स होते हैं, पॉलिन एलर्जी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस इसका नाम है, सेकंड, ये वीड की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेंड्राइट्स, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। तो न्यूरॉन नर्व सेल जो है इसमें सेल बॉडी है, और सेल बॉडी के अलावा प्रोसेसेस होते हैं इसमें। प्रोसेसेस दो तरीके के हैं, एक है डेंड्राइट्स और दूसरा है एक्सॉन। तो ये जो टाइप्स दिए हुए हैं ये डेंड्राइट्स के नहीं, ये किसके हैं, एक्सॉन में। एक्सॉन में जो स्वान सेल होती है, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की जाए,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल, ये माइलिन शीथ बनाती है। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा तो यहाँ पर ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगी। तो अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड, अगर एब्सेंट है तो नॉन माइलिनेटेड। तो ये गलत हो गया डेंड्राइट्स की वजह से। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज नॉट इनक्लोज्ड बाय ए श्वान सेल दैट फॉर्म्स ए माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। तो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर नॉट इनक्लोज्ड बाय ए श्वान सेल दैट फॉर्म्स ए माइलिन शीथ। तो इसमें श्वान सेल तो प्रेजेंट होती है बट ये माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करती है, तो नॉट यहाँ पे गलत दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत। आंसर होगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 157, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। कैरेट ग्रास, अभी पीछे देखा था क्वेश्चन में, पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस को बोलते हैं, पॉलन एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर हाइसिंथ, ये आइकॉर्निया, इसी को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि वहाँ पे फिश स्टेपल डाइट है और जब ये ग्रो करेगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, फिश की डेथ होने लगती है, तो इसे टेरर ऑफ बंगाल। अफ्रीकन कैटफिश, क्लेरियस गैरीपाइनस, ये भी ठीक है, ये हमारी इंडिजिनस फिशेस के, कैटफिश के लिए। को एक्सटिंक्शन यहाँ पर प्लांट पॉलिनेटर, जो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होगा, तो अगर इसमें प्लांट ख़त्म होगा तो उसका पॉलिनेटर और प्लांट दोनों का ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, दोनों एक साथ ख़त्म होंगे। तो 157 का ABCD मैचिंग सामने ही दी हुई है। A is 1, B is 2, C is 3rd and D is 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 158, असर्शन अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। ठीक है, ये क्योंकि इंसेक्ट्स का परसेंटेज कितना है 70%, जो 10 एनिमल्स में कितने 7 इंसेक्ट्स हुए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Question number 159, given below are two statements. At electrical synapses, the membranes of pre and postsynaptic neurons are in very close proximity. ये सही है, इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस फास्ट होते हैं इसी वजह से, और इसमें गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर ये बाई डायरेक्शनल होता है। Nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junctions called synapses. Nerve impulse जो होगा एक नर्व से दूसरे न्यूरॉन, और इसी को सिनेप्सिस बोलेंगे। तो सिनेप्सिस जो होंगे वो दो नर्व सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 160, सेलेक्ट द XC2 कंजर्वेशन। तो XC2 और InC2, XC2 का मतलब होता है ऑफ साइट, जहाँ पर है वहाँ पर नहीं और कहीं ले जा कर के इसको फिर कंजर्व किया जाएगा, और InC2 होता है ऑन साइट, जहाँ पर है पौधा वहीं पर उसको कंजर्व किया जाता है। तो हॉट स्पॉट बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुव्स, बॉटेनिकल गार्डन्स, इसमें से पूछा गया है XC2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल। तो हॉट स्पॉट्स, बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अलावा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, सेक्रेड ग्रुव्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं InC2 कंजर्वेशन के ऑन साइट। तो हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुव, बॉटेनिकल गार्डन्स, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब XC2 के एग्जाम्पल्स हैं। आंसर होगा 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161,
सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो यहाँ पर अर्थ क्रस्ट और वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी दोनों के परसेंटेज दिए हुए हैं एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर कार्बन 0.14 और 1.4, ये है 0.5। ऑक्सीजन का सही दिया हुआ है 0.03 और ये है 0.3। 3.6 और 1.5 ये सही है। बी एंड डी इज़ करेक्ट। रिलेटिव अबंडेंस लिविंग में किसकी होती है? तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। 161 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 162, विच इज़ ए करेक्ट मैचिंग। यहाँ पर करेक्ट मैचिंग आपको बतानी। ओपनिंग ऑफ नेजल चैम्बर, ये कहाँ पर होगा? ये नेजोफेरिंग्स में। तो अगर ट्रैक देखा जाए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद ये आता है नेज़ल पैसेज में। नेज़ल पैसेज के बाद फिर एयर पहुंचती है नेज़ल कैविटी में, और नेज़ल कैविटी जो होगी वो, या नेज़ल चैम्बर बोलेंगे इसी को, ये कहाँ पर? ये फेरिंग्स का जो पोर्शन होगा उसे बोलेंगे नेज़ोफेरिंग्स, और फिर ये जाएगा लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। तो ये सही है। रेस्पिरेशन इन एडल्ट फ्रॉग में किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स इज थ्रू गिल्स, और मेम्ब्रेन अराउंड लंग्स इसको बोलते हैं प्लूरा। ये दो लेयर्स में है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। और इसके बीच में क्या भरा होगा? इसके बीच में होगा प्लूरल फ्लूइड, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। आंसर यहाँ पर होगा 162 का फर्स्ट। ए इज फोर्थ, बी इज थर्ड, सी इज सेकेंड एंड डी इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस अकर्स इन। मियोसिस क्या है? रिडक्शन डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएंगे। तो डिप्लॉयड जर्माइनल सेल्स इन एनिमल्स, पॉलन मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, या इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ये पॉलन मदर सेल, ये डिप्लॉयड जर्माइनल सेल्स। तो ये सभी सही है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो 4 माइक्रोस्पोर्स, चारों फंक्शनल होंगे। और यहाँ पर जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो बनेंगे तो 4 मेगास्पोर्स, बट इसमें से 3 डिजेनरेट होंगे, 1 फंक्शनल मेगास्पोर। तो आंसर यहाँ पर फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सेलेक्ट द न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ये नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, 3 कंपोनेंट्स होंगे इसमें। तो एडिनोसिन, नाइट्रोजन बेस और शुगर अगर एडेनिन का है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है एडिनोसिन। फॉस्फेट जब जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे एडिनिलिक एसिड। तो ये न्यूक्लियोटाइड है, सही है। अरेकिडोनिक एसिड, ये फैटी एसिड है जिसमें अगर कार्बन्स पूछे जाएँ तो 20 कार्बन्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। ग्वानिलिक एसिड, तो ये सही है, न्यूक्लियोटाइड है ये। थाइमिडिलिक एसिड, ये भी न्यूक्लियोटाइड है थाइमिन का। और ग्लूटामिक एसिड, ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पर ए, सी और डी, आंसर विल बी फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 165, सेलेक्ट द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक मतलब जिसमें कार्बन के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट हो। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर कौन सा होगा? ग्वानीन, एडेनिन ग्वानीन। ये क्या है? प्यूरिन है, नाइट्रोजन बेस है। और ये कैसे होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। और एडेनिन प्यूरिन ये कैसे हैं? ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन की पोजीशन अगर पूछी जाए तो 1, 3, 7 और 9 कार्बन पर होगी। सीरीन ये अमाइनो एसिड है, हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा। यूरेसिल भी ये नाइट्रोजन बेस, पिरिमिडीन। कार्बन के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है रिंग में, इस वजह से ये हेट्रोसाइक्लिक। और यहाँ पर नाइट्रोजन की पोजीशन होती है 1 और 3 कार्बन पे। थाइमिन, ये भी पिरिमिडीन बेस है। ग्लिसरॉल जो होगा ये
ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, सिंपल फैट, सिंपल लिपिड। तो यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कौन से हुए, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर ब्रायोफाइट्स। इनकरेक्ट मैच आपको बताना है ब्रायोफाइट्स के लिए। तो ब्रायोफाइट्स में एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमीट हैं, ये बाईफ्लैजिलेट्स होते हैं, मोटाइल होगा, इस मीडियम की ज़रूरत होती है वाटर की। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट यहाँ पर 2n स्टेज है, मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है, फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। मियोसिस इन जाइगोट अगर्स इन मेनी मेंबर, ये गलत है, ये एम्ब्रियोफाइटा का मेंबर है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी। जाइगोटिक मियोसिस किस में होती है, जाइगोटिक मियोसिस प्लांट ग्रुप एल्गी में, इसीलिए इसको एम्ब्रियोफाइटा में नहीं रखा गया। मॉसिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये भी ठीक है, तो इनकरेक्ट मैच हुआ यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन मेल फ्रॉग आर वन पेयर, वन पेयर पूछा गया है। तो टेस्टिस, टेस्टिस ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। बिडर्स कैनाल, ये किडनी में प्रेजेंट हैं, दोनों किडनी में ये एक पेयर हो गई, किडनी भी वन पेयर है। ओवरी, ओवरी पेयर्ड है बट ये पूछा गया मेल फ्रॉग के रिस्पेक्ट में, तो ये इनकरेक्ट हो गया। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर होती हैं 10 पेयर्स, तो ये 10 पेयर्स हैं, वन पेयर नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ए, बी और सी फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 168, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फेशियल मसल्स आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ये ठीक है, वॉलंटरी कंट्रोल भी होता है वैसे और इनवॉलंटरी भी होगा, कुछ मसल्स होते हैं जो इनवॉलंटरीली भी कंट्रोल होते हैं। मसल्स ऑफ स्टमक आर वॉलंटरी इन नेचर, ये वॉलंटरी नहीं है, इनवॉलंटरी है, जब फूड पहुंचेगा तो मूवमेंट शुरू हो जाएगा, मिक्सिंग में हेल्प करेंगे। मसल्स ऑफ स्टमक आर अंडर मेडुलरी कंट्रोल, ठीक है। मसल बंडल इज कॉल्ड एज जड लाइन, जड लाइन कहाँ पर होगी, ये आइसोट्रोपिक बैंड, इसको बाइसेक्ट करती है जेड लाइन, तो मसल बंडल इज कॉल्ड एज जेड लाइन, ये गलत है। आंसर होगा यहाँ पर ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, हाउ मेनी बोन्स आर इंक्लूडेड इन अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो हमारा लिम्स और गर्डल से मिलकर के बना हुआ है, तो यहाँ पर नेजल बोन ये नहीं है, मैग्जिला, टेम्पोरल बोन, स्फिनॉइड बोन, स्टर्नम, ये सब एक्सियल। मैंडिबल ये भी नहीं। स्कैपुला, स्कैपुला कॉक्सल बोन, पटेला, फीमर, कार्पल्स और फिबुला, तो ये जो होंगी ये हमारे लिम्ब बोन्स हैं। फिबुला लोअर लिम्ब में प्रेजेंट है, कार्पल्स रिस्ट बोन है, फीमर्स थाई बोन है, पटेला जो होगी ये नी कैप, कॉक्सल बोन ये पेल्विक गर्डल, स्कैपुला ये पेक्टोरल गर्डल का कंपोनेंट है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है यहाँ पर। द सिक्रीशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड provides a protective oily covering for the skin. Liver is the largest gland. Ketone bodies in urine are indicative of diabetes mellitus. On an average 200 to 300 gram of urea is excreted out per day by human. तो ये गलत है, यहाँ पर 25 to 30 ग्राम है। कीटोन बॉडीज डायबिटीज मेलाइटस ये सही है। ग्लाइकोसूरिया और कीटोन बॉडीज, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ये भी ठीक है। सिक्रीशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो आंसर होगा यहाँ पर 4th।
Thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by LS sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अब मैं आपको 170 तक आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब मैं आपको 171 से करा रहा हूं और 171 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखो लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना बेटा, और करेक्ट स्टेटमेंट निकालने के लिए आपके कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे यूरिक एसिड बनेगा, कहते हैं कि अमोनिया से यूरिया, यूरिया से यूरिक एसिड वाटर को कंजर्व कराएगा। यूरिक एसिड में वाटर कम, यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए सबसे कम वाटर चाहिए, तो वो आपके पास पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में रिलीज होगा। इंसेक्ट में यूरिकोटैलिक होते हैं बेटा, है ना। आगे देखिए, नेफ्रीडिया आर ट्यूबुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये ट्यूबुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। कैसा है बेटा? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, गलत बात हो गई। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, जिसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रोटोनेफ्रीडिया जो होते हैं वो आपको आयनिक और फ्लूइड बैलेंस करते हैं, जबकि इस आयनिक और फ्लूइड बैलेंस के साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल भी करें तो हम उस टर्म को एक्सक्रीशन बोलने लगते हैं। ठीक है, आगे लिखा ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल, जिसे हम कहते हैं ARA, एफरेंट रीनल आर्टेरियोल। सही बात है। गलत बात निकालनी थी कि सही बात निकालनी? सही बात निकालनी थी, तो ACD, और ACD को लेकर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है। ACD को लेकर आपके पास कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ हाउ मच ऑफ द प्रोटीन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो आपको पता है प्लाज्मा में ये प्रोटीन्स कितना परसेंट है, तो ये प्रोटीन का परसेंट हो जाता है 6 से 8%। इसमें मेनली 3 तरह की प्रोटीन आपने सुना होगा। एक सुना होगा फाइब्रिनोजन, जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है, याद आया। दूसरा एल्बुमिन, जो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करेगी, और जो डिफेंस में हेल्प करेगी उसका नाम होगा ग्लोब्यूलिन। तो ये आपके पास परसेंटेज क्या है? 6 से 8%। 172 का सेकेंड। आगे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, बताइए। मोनोसाइट सिक्रीट्स हिस्टामीन, तो मोनोसाइट ये हेपेरिन सिक्रीट नहीं करती, ये तो बेसोफिल्स का काम है। आगे लिखा है बेसोफिल सिक्रीट बेसोडाइलेटर केमिकल हिस्टामीन, और हिस्टामीन और सेरोटोनिन जैसे आपके केमिकल को रिलीज करने वाले बेसोफिल्स ही होते हैं। फिर लिखा यूसिनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शन, और वो आपके पास ऑल्सो एसोसिएटेड है एलर्जिक रिएक्शन से। तो एलर्जिक रिएक्शन को आपके क्या करना है? आपको वहां पर उन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम भी उन्हीं का है। तो इस तरह से आपके पास गलत बात निकालनी है तो फर्स्ट निकल कर आएगी। क्या आएगी? फर्स्ट। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आप देखिए यहां पर 173 का आंसर क्या आना चाहिए? 173 का आंसर क्या आना चाहिए बेटा? तो 173 का आंसर फर्स्ट दिया है कि नहीं? ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? अगला देखिए, अगला आपके पास लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सेलेक्ट द करेक्ट मैच के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए करेक्ट मैच आरयूबीपी, आरयूबीपी 5 कार्बन कंपाउंड है, ये सेकंड हो गया। आपके पास DHAP मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन हो गया, ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर बाद में लिखा फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड जो हो गया वो आपका 4 कार्बन हो गया मतलब 4, और उसके साथ साथ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो हो गया वो 6 कार्बन कंपाउंड हो गया मतलब थर्ड। तो सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड को लेकर आपके पास आंसर क्या थर्ड है कि नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल होता है, और इसकी RQ वैल्यू 1 होती बेटा, याद रखिएगा। प्रोटीन आपके पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है जिसकी RQ वैल्यू 0.9 है, और फैट भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 0.7 है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर आपके ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं जिनकी RQ वैल्यू 4 से लेकर 13 तक वेरी करती है। तो ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, और मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज होता है। अंडर सर्टेन कंडीशन कुछ प्लांट्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड का भी यूज करते हैं। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। क्या आई कि नहीं आई बताओ? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा मुझे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लिखा हुआ अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द विच रीजन
ऑफ द ब्रेन कैन मॉडरेट मतलब संतुलित करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और कह रहा है कि व्हाट इज द सेंटर, उस सेंटर का नाम क्या है और वो किस रीजन में प्रेजेंट है। उसी सेंटर का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, है ना, और वो प्रेजेंट कहां पर है, रीजन है पोन्स, और पोन्स रीजन आपके पास आता है हाइंड ब्रेन का पार्ट। तो ये न्यूमोटॉक्सिक लिखा हुआ है दैट्स वाई गलत है, न्यूमोटैक्सिस लिखा हुआ है दैट्स वाई गलत है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर लेकिन यहां पर मेडुला लिखा है दैट्स वाई गलत। ये वाली दोनों बातें सही है, आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है, लिखा हुआ इन कैल्विन साइकिल व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सबस्ट्रेट। करेक्ट सीक्वेंस बताना है कैल्विन साइकिल में। तो सबसे पहले आपके पास आरयूबीपी, और आरयूबीपी एक कीटोज शुगर होता है ना, आरयूबीपी कीटोज शुगर। पहले क्या होगा, आरयूबीपी के साथ CO2 का बाइंड होगा, फिर क्या बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा PgAl, और यही कहानी चलती रहेगी कैल्विन साइकिल में। तो आपके पास कीटोज शुगर ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ठीक है, और फिर ट्राइओस फॉस्फेट या फिर इसी को हम कह देंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फोस्फोग्लिसरॉल डाइड में इंटरकन्वर्टेबल होता है। पहला ही ऑप्शन ठीक है, जबकि पहला लिखा हुआ है 3 ऑर्गेनिक एसिड ट्राइओस फॉस्फेट रिबलोज, मतलब 1,3 बिस फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट इन ट्राइओस फॉस्फेट। तो यहां पर 1,3 होता है क्या, ये वाली बात देखना है ना। आगे देखिए अगला द लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लास्ट क्रोमोसोम कौन स्टडी किया गया। तो कहा जाता है कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ, 2003 में इसकी एक डेडलाइन थी, मतलब ये 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट था, लेकिन इसे 3 साल और एक्सटेंड करना पड़ा। और इस एक्सटेंड में सबसे लास्ट में जो क्रोमोसोम की स्टडी हुई वो था क्रोमोसोम फर्स्ट की लास्ट में स्टडी हुई, और ये एक्सटेंड हो गया। तो इसका मतलब ये फिनिश हुआ 2006 में। टोटल कॉस्ट आपके पास $9 बिलियन थी। कितने एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, $9 बिलियन। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 178 का सेकेंड, 178 का सेकेंड बन जाएगा बेटा क्रोमोसोम 1। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ इन मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट व्हाट इवेंट टेक्स प्लेस। तो C4 मतलब जो है ना, अगर मैं बात करूं मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट, तो मीजोफिल सेल में ही एक्टिविटी होती है PEPकेज की, मतलब पेपकेज, जो कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन करेगा और बनाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और यहां पर फिक्सेशन हो ही रहा है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी मीजोफिल सेल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द राइबोसोम। राइबोसोम को लेकर इनकरेक्ट बतानी है। तो लिखा हुआ रिलेटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो करेक्ट है। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल गलत हो गया, क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। प्रेजेंट इन सम सेल ऑर्गेनेल, सही बात है, जो किसमें प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो गलत बात निकालनी थी, तो गलत बात तो आपके पास सेकेंड है। अगला ये बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा हुआ इन अ पॉलीसेकेराइड कंटेन 6 ग्लूकोज मोनोमरिक। 6 ग्लूकोज के मोनोमर आपस में जुड़े हैं और उसने पॉलीसेकेराइड बनाया है। तो आपको पता है 6 अगर मोनोमर जुड़ेंगे बेटा, 6 मोनोमर अगर आपके पास जुड़ेंगे तो उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, और हर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बनने से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। क्या निकलता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। इसका मतलब 5 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। इसका मतलब यहां पर एक का वेट हो गया C6H12O6। जब 6 मॉलिक्यूल जुड़े तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपने C36 प्लस 12 छंग 72, मतलब ये हो गया 72 और O36। लेकिन इसमें से माइनस करने पड़ेंगे 5 H2O को, मतलब 10 H और 5 O को और माइनस करिए तब जवाब आएगा। तो C तो 36 ही रहेगा और H हो जाएगा 10 हटाइएगा, ये हो जाएगा 62, और 36 में से 5 O हटाइएगा, O है ये O है ना, तो 5 O हटाइएगा तो ये हो जाएगा 31। तो जवाब ये आ जाएगा 36 H 62 एंड 31, आंसर थर्ड है। ठीक है बेटा, आगे देखिए अगला क्वेश्चन
लिखा हुआ है सिग्मॉइड कर्व ऑफ ग्रोथ जनरली नॉट डिपेंड ऑन। तो जो ग्रोथ का आपके पास कर्व है सिग्मॉइड, वो किस बात पर डिपेंड नहीं करता? कलर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं करता, साइज ऑफ गैमेट बिल्कुल नहीं करता, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर भी डिपेंड नहीं करता। आंसर 4 हो जाएगा। ये किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आगे देखिए, लिखा हुआ सेलेक्ट द सेंसरी ऑर्गन इन कॉकरोच। कॉकरोच के सेंसरी ऑर्गन में कौन कौन आएगा बेटा? तो आपके पास एंटीना जो फ्लामेंटस होता है ना, फिल्लीफॉर्म लिखा हुआ है। आईज, हाँ 2 कंपाउंड आई, हर कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडिया, मैक्सिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प और एनल सरसाई, सारे के सारे आपके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स में आएंगे। आंसर ऑल हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा हुआ इथाइलिन हेल्प करेगा लीव्स या अपर ऑफ द शूट टू रिमेन अबव ऑफ वाटर। सही बात है। और आपके पास राइस प्लांट के लिए ये बात है कि जो इथाइलिन होता है वो अंडर वाटर राइस प्लांट को लोएस्ट नोड का इलॉन्गेशन कराकर वो पानी से बाहर निकाल के ले आएगा। लिखा हुआ देयर आर मोर देन जिब्रालिन रिपोर्टेड फ्रॉम ओनली हायर प्लांट्स। ओनली लिखकर ये बात गलत कर दी, ये ओनली हायर प्लांट्स नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पर फंजाई भी होते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है। आंसर आपके पास सेकंड बन जाएगा, 184 का सेकंड हो जाएगा, है ना। आगे आइए, लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ जाइगोटीन। बिल्कुल गलत। ये रिकॉम्बिनेशन कहाँ कंप्लीट होगा? तो ये रिकॉम्बिनेशन जहाँ पर होता है, मतलब कहने का मतलब पैकाइटीन, ये बात पैकाइटीन की सही है, जाइगोटीन की नहीं। गलत हो गया। आपके पास लिखा डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज फर्स्ट। बिल्कुल, डायकाइनेसिस एंड है आपके पास प्रोफेज का, तो फिर उसके बाद ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज देन मेटाफेज। तो आपके पास पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही। आंसर क्या थर्ड बना है? पहला गलत दूसरा सही, क्या आंसर थर्ड बन गया बेटा कि नहीं? हाँ या ना? चलो ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 186 क्या कह रहा है? इन S and G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट वर्ड बट इंटरवेंट। बिल्कुल उलझा हुआ होता है, क्योंकि भैया प्रोफेज में आपके पास क्रोमैटिन नेटवर्क ओपन स्टार्ट होना शुरू होता है। S1 और G2 में तो वो इंटरवेंट ही रहेगा, मतलब उलझा हुआ रहेगा। लिखा हुआ है कि इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1। तो भैया इंटरफेज जो है लॉन्गेस्ट स्टेज तो है, लेकिन प्रोफेज 1 की नहीं, सेल साइकिल की, क्योंकि सेल साइकिल में इंटरफेज मोर देन 95% टाइम लेता है। तो आपके पास पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या बनेगा? सेकेंड। समझ पाए? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है सेलेक्ट द प्लांट सेल या टिश्यू। प्लांट सेल और टिश्यू को सेलेक्ट करना है। तो जाइलम आपके पास बिल्कुल है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। प्लांट का कौन सा टिश्यू है? ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। फ्लोएम, यस, ये भी होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। लेकिन आपके पास ये देखिए पोडोसाइट, पोडोसाइट तो इनर वॉल ऑफ द वोमेन कैप्सूल में पाया जाता है, ये किडनी में होगा। जेजी सेल भी आपके पास किडनी में है। बुल्लीफॉर्म सेल होंगी जो कि अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ में पाया जाएगा। मोनोकॉट लीफ में ये पाया जाएगा। समझ पाए? तो आपके पास वो A, B और E होगा जवाब। आंसर क्या हो गया? सेकेंड। अगला देखिए, इस फोटो को देखकर उन्होंने A को रिप्रेजेंट किया। A को देखकर आपको ये समझ आ रहा होगा ये रूट हेयर है, और रूट हेयर है तो आपके पास रूट हेयर कहाँ पर? रूट हेयर निकला है आपके पास एपिडर्मिस ऑफ रूट से, और जिसे हम एपिब्लेमा कहते हैं, जो कि पैरेन्काइमा की बनी है। तो रूट हेयर यूनिसेलर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा है, ये भी बात सही है। और हेल्प इन एब्जॉर्प्शन इन वाटर, बिल्कुल सही बात है। मैचुरेशन जोन में पाई जाएगी। ये तीनों बातें सही हैं, आंसर ऑल बनेगा। आगे देखिए, लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट GN रामाचंद्रन। GN रामाचंद्रन के बारे में आपको पता है, रामाचंद्रन प्लॉट दिया था। और रामाचंद्रन प्लॉट किसके लिए दिया था? तो ये रामाचंद्रन प्लॉट की जब बात करी जाती है तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए था। और ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, लेकिन याद रखिएगा ये फिजिसिस्ट हैं। तो ये इंडियन इकोलॉजिस्ट नहीं है, इंडियन फिजिसिस्ट है। अमेरिकन और ब्रिटिशर तो है ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। आगे आइए,
लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड विद मियोसिस 2, मियोसिस 1। मियोसिस 1 से कौन रिलेटेड नहीं है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग तो आपके पास होगी एनाफेज 2 में, एनाफेज 2 में या फिर एनाफेज में। ये तो बात आपके पास मियोसिस 1 से रिलेटेड नहीं है। क्रॉसिंग ओवर है क्योंकि पैकाइटिन में होती है, और पैकाइटिन आपके पास प्रोफेज 1 का पार्ट है। चियाजमेटा क्लियरली सीन आपके पास डिप्लोटीन में, और डिप्लोटीन की बात करी जाए ये भी आपके मियोसिस 1 में। और सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड मूव्स टुवर्ड्स पोल, तो ये काम आपके पास होगा मियोसिस 1 में ही, और मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में। किसमें होगा? एनाफेज 1 में, जो कि मियोसिस 1 का पार्ट है। तो इस तरह से गलत बात निकालनी थी तो फर्स्ट हो गया 191 का फर्स्ट। अगला देखिए, लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच निकालना है। देखिए माइकोप्लाज्मा, आपको पता है माइकोप्लाज्मा के बारे में, जो कि आपके पास पैथोजेनिक प्रोकैरियोट होता है। बात सही है, पहले वाला मैचिंग ए का फर्स्ट सही। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम आपको पता है प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ में आएगा, प्रोटोजोआ के स्पोरोजोआ में आएगा, जो कि मलेरिया कॉज करेगा। हम कह सकते हैं पैथोजेनिक यूकैरियोट है। फिर ब्लैडरवर्ट और यूट्रिकुलरिया इंसेक्टिवोरस प्लांट है, सही बात है, ये थर्ड हो जाएगा। और टोबैको मोज़ेक वायरस ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है, और ये आंसर 4 है। सारी मैचिंग बिल्कुल सही है, आंसर आपको फर्स्ट दिख रहा है। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का 4। लिखा हुआ है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बतानी है, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसकी बतानी है? तो इस ऑप्शन को देखकर ही लग रहा है कि वो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन नहीं है, कॉन्शियसनेस है, ग्रोथ है। तो देखिए रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते लेकिन लिविंग है। और ग्रोथ चूंकि नॉन लिविंग में भी देखने को मिल सकती है, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है लिविंग्स की जो सारे लिविंग्स में हो और नॉन लिविंग्स में ना हो। तो आपके पास ए, बी और डी आएगा, आंसर थर्ड बनेगा। आगे आइए, लिखा हुआ है कि विच फैमिली इंक्लूड इन क्लास मोनोकॉटिलिडनी। तो आपके कोर्स में दो ही मोनोकॉट की फैमिली है, एक आपके पास हो गई पोएसी और दूसरी हो गई लिलिएसी, जबकि मालवेसी, क्रूसीफेरी और फेबेसी डाइकॉट है। कैसी है? डाइकॉट। तो आंसर आपके पास सिंपली फर्स्ट हो गया। आगे देखिए, लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट मैच। थॉमस माल्थस, उन्होंने पॉपुलेशन पर वर्क किया था, बिल्कुल किया था। डार्विन की बात करी जाती है, लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन पॉपुलेशन, तो लार्ज डिफरेंस के बारे में बात नहीं करते डार्विन साहब, ये तो ह्यूगो डिवरीज करते हैं। म्यूटेशन के बाद वेरिएशन और स्मॉल और डायरेक्शनल होते हैं, ये बात डार्विन करते हैं, ह्यूगो डिवरीज नहीं करते। और ये यूज एंड डिसयूज ऑर्गन की बात लैमार्क करते हैं, डार्विन नहीं करते। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सही है, थॉमस माल्थस की। अगला देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको निकालना भैया। देखिए हम दो, हमारे दो वर्थ कंट्रोल सही है, हाँ या ना? आरसीएच के अंतर्गत लिखा हुआ है भाई डेक्लाइन एमएमआर। एमएमआर का मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर कम होगा तो पॉपुलेशन और आईएमआर ग्रोथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होगा वो डिक्रीज करेगा। गलत, इंक्रीज करेगा भाई, क्योंकि आपके पास यहाँ डिक्रीज नहीं करेगा, पॉपुलेशन तो इंक्रीज करेगा ना, एमएमआर की डिक्लाइन हो जाएगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एमनियोसेंटेसिस, हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। ये दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। जबकि बात करी जाए सहेली, नॉन स्टेरॉइडल पिल वीकली एक बार ली जाती है और लेस साइड इफेक्ट होते हैं। CDRI लखनऊ में बनी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ प्रेजेंट है? लखनऊ में। तो आपके पास गलत जवाब क्या है? सेकेंड। आगे आओ, आप देखिए इसमें मैचिंग मैच करनी है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, और करेक्ट मैच आपको बताना है। देखिए पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन आप मेल गैमेटोफाइट होता है, सही बात है, फर्स्ट। एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। न्यूसिलस की सेट डिप्लॉयड होती है, ये भी सही है। और एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, ट्रिप्लॉयड होता है, ये भी सही है। मैचिंग तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा, आंसर फर्स्ट बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। देखिए करेक्ट मैच निकालिए।
लिखा हुआ है कि हुक बॉम्ब, और हुक बॉम्ब के सामने प्लेटियलमेंथस लिखा, गलत बात। हुक बॉम्ब आपके पास होगा एस्केलमेंथस में। लिखा हुआ अर्थ बॉम्ब एनिलिडा, ठीक लिखा है। और वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स होते, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर मॉइस्ट स्किन है। आपके पास सिल्क वॉर्म आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, और आर्थ्रोपोडा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये तीनों बातें सही। और टेप वॉर्म एस्केलमेंथस नहीं, प्लेटियलमेंथस होता है, और वो एसिलोमेट होता है, ठीक है, लेकिन वो प्लेटियलमेंथस होता है। सो सिर्फ जवाब तीसरा सही है, ओनली सी। ओनली सी 97 का मुझे तो सेकंड लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है बेटा, बताओ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास 198। ये वाला साइन देखिए, सिंबल। सिंबल आपको ये बताता है कि इसका मतलब है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर आपके पास क्रूसीफेरी में भी है, मालवेसी में भी, फेबेसी में भी। फ्लोरल फॉर्मूला देखिएगा, सब में बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है। लिखा हुआ व्हेन एंथर फ्यूज्ड बट फिलामेंट्स फ्री। अगर एंथर फ्यूज हैं और फिलामेंट्स फ्री हैं तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को हम सिंजेनीसियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंजेनीसियस। सिनेंड्रस का मतलब होता है बोथ एंथर एंड फिलामेंट फ्यूज। इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं सिनेंड्रस। पेपस आपके पास कंपोजिटिव फैमिली में है, जो आपके पास सेपल का डिफरेंशिएशन है और फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करेगा। कैपिटुलम कंपोजिटिव फैमिली का इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। कंपोजिटिव फैमिली का इनफ्लोरेसेंस है जिसे हम कैपिटुलम या फिर हेड कहते हैं। तो आपके पास जवाब तो सेकंड सही है। और यह है आज का आखिरी क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट मैच, और करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। तो बताइए एपोकार्पस के बारे में क्या सोच रहे हैं? एपोकार्पस मतलब फ्री, कार्पल क्या होंगे? फ्री, मतलब ए का हो जाएगा सेकेंड। सिनकार्पस, कार्पल क्या हो जाएंगे? फ्यूज्ड, फर्स्ट। बेसल प्रेजेंटेशन आपके पास, बेसल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा कंपोजिटिव में मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, सिंगल ओव्यूल होगा इन जनरल, थर्ड हो जाएगा। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, तो ये आपके पास 4 है। तो सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, आंसर आपके पास सेकेंड बना है। तो ये था आपके पास FST 19, और आपने इसे अच्छे से दिया होगा। आई होप आपके अच्छे नंबर आएंगे। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच।